एप्पल कंपनी का को फाउंडर स्टीव जॉब्स को अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है। उनकी ब्रिलियंट माइंडसेट ने एप्पल को 10 साल में $2 बिलियन का कंपनी बना दिया था और उसके बाद उनको अपने ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। लेकिन अगले 5 इयर्स के अंदर उन्होंने 2 और कंपनी खड़ा कर दी और एप्पल को उन्हें सम्मान के साथ वापस लाना पड़ा। स्टीव जॉब्स अपने पर्सनल लाइफ में इतना पॉजिटिव थे कि उन्होंने रेयरेस्ट कैंसर बीमारी को भी मात दे दिया था। 2005 में जब उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बुलाया गया था, तब उन्होंने अपने ज़िंदगी का सभी उतार चढ़ाव की कहानी सिर्फ 15 मिनट में 3 कहानियों की मदद से साझा किए थे। ये स्पीच ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दिया था। वो एक ऐसा स्पीच था कि भारत के सबसे लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर भी सबके लिए रिकमेंड करते हैं। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भारतीयों को अंग्रेजी समझने में परेशानी है, तो आज इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की स्पीच को हम लोग हिंदी में सुनेंगे। थैंक यू। आज वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक का स्नातक समारोह में शामिल होने से खुद को प्राउड फील कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने कभी भी कॉलेज से स्नातक नहीं किया और आज मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी के इतना करीब पहुँचा हूँ। मैं आपको अपने जीवन से 3 कहानी सुनाना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट को जोड़ने के बारे में है। मैंने रीड कॉलेज से 6 महीना बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी अगले 18 महीना तक मैं वहाँ एक ड्रॉप इन के रूप में रुका रहा। तो सवाल ये आता है कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। दरअसल इसका शुरुआत मेरा जन्म के पहले से ही होता है। मेरा बायोलॉजिकल मदर एक अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उन्होंने मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी, पर उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि मुझे कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही गोद ले। सब कुछ पहले से तय था। मुझे एक वकील और उनके पत्नी द्वारा गोद लिया जाने वाला था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ वो लोग मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो तो एक लड़की चाहते थे। इसलिए मेरे माता पिता, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें मिडनाइट को एक कॉल आता है। ये कहते हुए कि मेरे पास एक अनवांटेड बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरा बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ ग्रेजुएट नहीं है और मेरा पिता तो हाई स्कूल तक पास नहीं किया, और इसलिए उन्होंने एडॉप्शन पेपर में साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब मेरा माता पिता ने ये वादा किया कि मुझे वो लोग कॉलेज में भेजेंगे, तब मेरा बायोलॉजिकल मदर एडॉप्शन पेपर में साइन कर दिया। तो मेरा ज़िंदगी का शुरुआत कुछ इस तरह से होती है और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। पर मेरा नादानी के कारण एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। मेरा हार्ड वर्किंग माता पिता के सारे पूंजी मेरा कॉलेज फी में ख़त्म हो रहा था। 6 महीना बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई भी वैल्यू नज़र नहीं आया। मुझे तो ये आइडिया भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकता है। और ऊपर से मैं मेरा पेरेंट्स की सारे जीवन की पूंजी को ख़त्म करते जा रहा था। इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप आउट का निर्णय लिया। खुद को समझाया कि ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने वो सब क्लासेस करना छोड़ दिया जो मुझे पसंद नहीं था और चुपचाप मेरा पसंदीदा क्लासेस को अटेंड करते रहे। सच बताऊँ तो ये सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, मेरे पास रहने के लिए एक रूम भी नहीं था। मैंने दोस्त के रूम का फर्श पर सोया करता था। मैंने कोक बोतल्स को लौटाकर जो 5 सेंट मिलता था उसी से खाने का इंतज़ाम करते थे और हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था कि कम से कम हफ्ते में एक बार पेट भर के खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत पसंद था। मैंने मेरा ज़िंदगी में जो कुछ भी मेरा इंट्यूशन और क्यूरियोसिटी की वजह से किया है, वो बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज में दुनिया की सबसे अच्छा कैलीग्राफी शिक्षण होता था। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक ड्रायर और हर एक लेवल बड़ी ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ्ट रहता था। अब क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, तो मुझे नॉर्मल क्लासेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करूंगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा। मैं शरीफ और सेंस शरीफ टाइपफेस के बारे में अच्छे तरीके से सीखा
अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए और एक ग्रेट कैलीग्राफी को कौन सी चीज़ है जो ग्रेट बनाती है वो भी सीखा। ये इतना खूबसूरत और आर्टिस्टिक था कि साइंस इसे कैप्चर नहीं कर सकता था और ये मुझे बेहद अच्छा लगता था। उस समय मुझे थोड़ा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे मेरा फ्यूचर लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन 10 साल बाद जब मैं अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मुझे वो सब कुछ याद आया और हमने सभी को मैक में डिज़ाइन किया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अब सोचो, अगर मैं कॉलेज में उस समय ये कोर्स नहीं किया होता तो मैक में एक ही टाइपफेस या अनुपात से फंट रहता। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक का कॉपी की, इसलिए संभव है कि कोई भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होता। अगर मैं कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं इस कैलीग्राफी कक्षा में जाने का निर्णय नहीं लेता और पर्सनल कंप्यूटर में जो अच्छे खूबसूरत टाइपोग्राफी है वो नहीं होती। ऑफ कोर्स मैं जब कॉलेज में था तब भविष्य में देखते हुए ये बिंदुओं को जोड़ना असंभव था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है। आप कभी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डॉट को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हें पीछे मुड़कर ही जोड़ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ पर भरोसा करना होगा, आपको अपने अंदर का आवाज़ को पहचानना पड़ेगा, आपके भाग्य, आपके जीवन, कर्म जो भी हो उसमें विश्वास करना होगा, क्योंकि बिंदुओं को कनेक्ट होने का भरोसा से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉसेस के बारे में है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, मुझे वो सब जल्दी मिल गया जो मुझे पसंद था। मैं 20 साल की उम्र में ओज के साथ मिलकर मेरा पेरेंट्स के गराज में एप्पल की शुरुआत की। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों की कंपनी से $2 अरब और 4000 एम्प्लॉय की कंपनी बन गई। मेरा उम्र उस समय 30 साल का हुआ और 1 साल पहले ही हमारे फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश को रिलीज किया गया था और मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया। आप ऐसे आदमी को कैसे फायर कर सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी का शुरुआत की? जब एप्पल ग्रो होने लगे तब हमने एक टैलेंटेड आदमी को हायर किया। मैंने सोचा कि वो मेरे साथ एप्पल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और 1 साल तक ये सब कुछ ठीक था। लेकिन बाद में कंपनी का फ्यूचर को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात इतना बिगड़ चुका था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसी का साथ देने लगे। सो एट 30 आई वॉज आउट एंड वेरी पब्लिकली आउट। मेरा एडल्ट लाइफ का सारे सपना ख़त्म हो चुका था। सच बताऊं तो कुछ महीना तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब इतना आसानी से मान लेकर मैंने उद्यमियों के पिछले पीढ़ी को शर्मिंदा किए हैं। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉयसे से मिला और सब कुछ ऐसा होने के लिए उनसे माफ़ी मांगी। मैं बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैले छोड़कर जाने का निर्णय लिया, पर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जो काम मैं करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ और एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए इसे एक बीट भी नहीं बदला था। हाँ, ये सच है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मैं मेरे काम से प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। तब मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छी चीज़ों में से एक थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगनर होने का हल्केपन में बदल चुका था। मैंने एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इसने मुझे अपने जीवन का सबसे क्रिएटिव समय में से एक को फिर से खोजने के लिए फ्रीडम दे दिया था। अगले 5 साल में मैंने नेक्स्ट और पिक्सार नाम की 2 कंपनी का शुरुआत की और इसी दौरान एक अमेजिंग लेडी से मेरा परिचय हुई जो बाद में मेरा पत्नी बन गई। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। उल्लेखनीय घटनाओं के इस मोड़ में एप्पल नेक्स्ट को खरीद ली और मैं फिर से एप्पल में वापस आ गए। हम लोग नेक्स्ट में जो टेक्निक डेवलप की थी उसे एप्पल अब यूज़ करता है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से निकाल नहीं दिया गया होता तो ये सब नहीं होता। ये एक तीखी दवाई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है हर पेशेंट को इसका ज़रूरत है। कभी कभी ज़िंदगी आपको ऐसे ही ठुकराते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको चलते जाना है और उसे ढूंढना है जिसे आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जिस काम से आप प्यार करते हैं। और जिस दिन आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको खुद महसूस होगा। इसलिए रुकना नहीं है, ढूंढते रहिए जब तक कि ना वो मिल जाए। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है,
जब मैं 17 साल का था तब मैं एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन हो तो किसी न किसी दिन अपने निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। तब से आज तक 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में खुद की चेहरे से पूछा, अगर आज मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है, मुझे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो बदलना ज़रूरी है। ये याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा और वही मेरे जीवन में सबसे बड़े निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, सभी शर्मिंदगी या विफलता का डर, ये सब चीज़ मृत्यु के सामने बस गिर जाती है। केवल वही छोड़ जाती है जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है। याद रखना, एक दिन मरने वाला हूँ, ये बात दिमाग में रखने से किसी भी चीज़ का खोने के डर से मुक्ति मिल सकती है। अब पहले से ही नेकेड है तो खोने का कुछ बचा ही नहीं, और इसलिए अपने दिल का कहना ना मानने का भी कोई रीज़न नहीं। लगभग 1 साल पहले मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है। मैंने सुबह 7:30 बजे एक स्कैन कराया और इससे स्पष्ट रूप से मेरा पैनक्रियास में एक ट्यूमर दिखाया। अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियास होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग यकीन से कह दिया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं हो सकता और आपको 3 से 6 महीना से अधिक जीने का उम्मीद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि मैं घर जाऊं और मेरे सारे चीज़ें बंदोबस्त कर लूं, जो डॉक्टर के कोड में मरने की तैयारी करने का होता है। इसका मतलब कि आप अगले 10 साल में अपने बच्चों से जो बात करना चाहते हैं वो अगले 2-4 महीने में कर लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए कि आपके जाने के बाद आपका फैमिली को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसका मतलब ये होता है कि आप सबको गुड बाय करने के लिए रेडी रहिए। मैं इस स्कैन रिजल्ट के साथ पूरा दिन बिता दिया। उस शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने मेरे गले से एक एंडोस्कोप को डाला और मेरे पेट से होते हुए अग्नाशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाली। मैं तो बेहोश था, पर मेरा पत्नी ने मुझे बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरा ट्यूमर सेल्स को देखा तो वो लोग रो पड़े, क्योंकि एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर था जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मैंने सर्जरी करवाई और ईश्वर का शुक्र है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतना करीब मैं कभी भी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक मैं वहाँ तक ना पहुँचूँ। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि वो जिसे स्वर्ग जाना है। फिर भी मौत एक ऐसा मंजिल है जिसे हम सभी लोग शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बच पाया और ना ही बाद में कोई बच सकता है, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत ही जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जीवन का परिवर्तन एजेंट है। ये पुराने को साफ करता है ताकि नए का रास्ता बन सके। आज आप भी नए हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए आप नए नहीं रह पाएंगे। आप भी धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और आपको भी साफ होना पड़ेगा। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मुझे खेद है, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और के जीवन को जीने में बर्बाद ना करें। बेकार की सोच मत रखिए और आपकी ज़िंदगी को किसी दूसरे के हिसाब से चलने में मजबूर ना कीजिए। दूसरों की विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़, अपनी इंट्यूशन को दबाए ना रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखिए। आपकी अंतरात्मा किसी न किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आपको वास्तव में क्या बनना चाहिए। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तो एक अद्भुत प्रकाशन था जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग, जो हमारे पीढ़ी के बाइबलों में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ मीलो पार्क के पास में ही बनाया था और उन्होंने इसे अपने पोएटिक टच से जीवंत कर दिया था। ये 1960 के दशक के बाद है, जब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये सब टाइपराइटर, कैंची और पोलारॉइड कैमरा से बनाया गया था। वो कुछ ऐसा था कि मानो गूगल को टेक्स्ट बुक की फॉर्म में लाया गया हो, वो भी गूगल की आने की 35 साल पहले। ये आदर्शवादी था, शानदार टूल्स और महान विचारों से भरपूर। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई एडिशन निकाले, और फिर जब इसका समय समाप्त होने लगा तो उन्होंने फाइनल एडिशन निकाला। ये मिड 1970 के बात है और मैं आप ही का उम्र का था। उनके फाइनल एडिशन के बैक कवर पर सुबह की गाँव वाला एक सड़क का फोटो था। ये कुछ ऐसा सड़क थी कि आप अगर एडवेंचरस हो तो आप किसी से लिफ्ट जरूर मांगेंगे,
और इस फोटो के नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश। जब उन्होंने साइन अप किया, ये उनका फेयरवेल मैसेज था, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। और मैं भी अपने लिए हमेशा यही विश किया है। और आप जब आप ग्रेजुएट होकर एक नए शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं भी आपको यही बात कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। थैंक यू ऑल वेरी मच।